नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल TCF प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको पता है, सीटेट 2021 की तैयारी के लिए हमने शुरू की एक स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जिसमें हर वीडियो के अंदर होते हैं किसी भी एक या दो टॉपिक से प्रीवियस ईयर में आए सभी क्वेश्चंस। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स पेडागोजी। 4 टेस्ट के अंदर मैथ्स पेडागोजी को पूरा कर लेंगे हम, जैसे हमने ईवीएस पेडागोजी को पूरा किया है। तो मैथ्स पेडागोजी के अंदर अगर मैं बताऊं, टोटल 60 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीएफ जो कि हमेशा से रहा है पेडागोजी के अंदर इंपॉर्टेंट, 61 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। असेसमेंट में 22 क्वेश्चन आए हैं। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में 72 क्वेश्चन आए हैं। स्किल 18 क्वेश्चन मैथमेटिकल स्किल होती है। टीएलएम मैथ्स टीएलएम से 20 क्वेश्चन आए हैं आज तक। वैन एले थ्योरी से केवल 7 क्वेश्चन आए हैं। नंबर थ्योरी या नंबर कंसेप्ट आप हो सकते हैं, इससे 10 क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरह से आपके टोटल 210 क्वेश्चन होते हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एनसीएफ। अब देखिए, एनसीएफ के बारे में अगर मैं बताऊं तो एनसीएफ आप सीडीपी में पढ़ चुके हो, एनसीएफ ईवीएस में पढ़ चुके हो। सीडीपी के अंदर जो आपने एनसीएफ पढ़ा था, उसके अंदर आपने जनरल चीजें पढ़ी थी। जो जनरल चीजें पढ़ी थी जो सारे सब्जेक्ट के ऊपर लागू होती हैं, आ गया समझ में, चाहे वो ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, वो सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। लेकिन जैसे ईवीएस के अंदर कुछ ईवीएस के लिए स्पेसिफिक चीजें कही गई थी एनसीएफ के अंदर, जैसे उसके बारे में थीम दी थी। एनसीएफ में ईवीएस की 6 थीम दी है, 4 सब थीम दी है। तो ये चीजें स्पेशल ईवीएस के लिए थी। इसी तरह से मैथमेटिक्स के लिए भी कुछ अलग से चीजें बताई गई हैं। तो आपका वो एनफ नहीं होगा जो आपने सीडीपी में पढ़ा, आपको अलग से मैथ्स के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपना नाम और साथ में लिख के भेजना है सीटेट प्रिपरेशन। इसके बाद में आपको जो सीटेट ईवीएस के नोट्स बहुत ज़्यादा बच्चे मांगते हैं कि सर 10 पेजेस के वो नोट्स दे दीजिए जिसमें से हर साल 12 से 13 नंबर का पेपर आ जाता है, तो वो हम आपको दे देंगे। 10 पेजेस में कवर किया हुआ है, जिसके अंदर आपका जो 3rd 4th 5th की जो बुक्स होती है उनकी एक तरह से समरी टाइप है, वो 10 पेजेस में हमने कर ली, उसी में से पेपर बन जाता है। 12 से 13 नंबर का 15 में से आ ही जाता है वहाँ से। ठीक है, इसके अलावा हमने सीटेट का क्रैश कोर्स करवाया है 15 डेज का, तो वो भी आप ले सकते हैं। ये मैथ्स पेडागोजी हो रही है उस क्रैश कोर्स के अंदर। जिनका मैथ्स खराब है, अगर आपको वो करना है, अपना मैथ्स अच्छा करना है, तो आप बच्चे अपना मैथ्स अच्छा कर सकते हैं। वो 7 घंटे का कोर्स है हमारा, वो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का टेस्ट आज स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब इस पहले क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा एनसीएफ के बारे में मैं आपको बता देता हूं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले बताना चाहिए, उसके बाद ही टेस्ट लेना चाहिए। चलिए पहले एनसीएफ के बारे में कुछ चीजें दिखा देता हूं आपको। पहली बात भैया, ये हमारे पेड नोट्स है। जिसको पेड नोट्स चाहिए 500 रुपए के हैं पेपर 1 के, वो भी ले सकता है पेड नोट्स। ठीक है, वहाँ आपको फ्री में अगर व्हाट्सएप से जुड़ोगे तो कुछ फ्री नोट्स मिल जाएंगे। ये पेड नोट्स का पार्ट है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एनसीएफ किस पे जोड़ देता है, पहले तो ये देखना है हमें। देखिए एनसीएफ में पहला कहा गया है कि दैनिक जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। गणित को, मैथ को दैनिक जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, नॉर्मल चीज है। फिर कह रहे हैं अवधारणाओं को मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाना है और हमारा कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाना है। ठीक है, मूर्त से जो बच्चों को पहले आता है और जो बच्चे बाद में इमेजिन कर पाते हैं उनको बाद में पढ़ाना है चीजों को। ठीक है, इसी तरह से ये कहा गया है कि मैथ्स हर कोई सीख सकता है। कई बार ऐसे कहते हैं लड़कों का मैथ्स अच्छा होता है, लड़कियों का नहीं होता, उनके अंदर जन्मजात क्षमता होती है, तो वो चीजें गलत कही गई है एनसीएफ में। कहा गया है इनफैक्ट मैथ्स ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को कोई भी बंदा सीख सकता है। इसी तरह से ये कहा गया है कि विजुअलाइजेशन और प्रतिनिधित्व गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। हमारा जो विजुअलाइजेशन होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें इमेजिनेशन करना पड़ता है। अगर जब हम कहते हैं लेट एक्स, ठीक है, एक्स माना ये है, ठीक है, तो उसके अंदर हमने विजुअलाइज किया, या हम किसी भी हमको कोई कह देता है कि भैया ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का आपको वॉल्यूम निकालना है, तो हम विजुअलाइज करते हैं उन चीजों को। तो वही है विजुअलाइजेशन, गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। विजुअलाइजेशन का मतलब जिन चीजों को आप देखते हो अपनी आंखों से, मतलब सोचते हो, आप कह सकते हैं कल्पना करते हो। ठीक है, तो यही है। इसी तरह से कहा है कि गणित में लचीलापन होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई, जैसे प्राइवेट स्कूल में कई बार ये होता है कि जिस तरह से मैंने पेपर को सोल्व करवाया, इस क्वेश्चन को सोल्व करवाया, ये उसी तरह से सोल्व होगा, नहीं, बच्चे अलग अलग ढंग से मैथ्स को सोल्व कर सकते हैं। तो मैथ्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि गणित की अवधारणाएं एक दूसरे पर आधारित होती हैं,
इससे गणित के लंबे आकार के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, अब हमारा लॉन्ग टेल आप कह सकते हैं इसको। देखिए मतलब कि होता क्या है कि जैसे मान लो आप परसेंटेज बता रहे हो, परसेंटेज आपने सिखा दिया, प्रॉफिट और लॉस के अंदर भी परसेंटेज हो रही है। आपका इंटरेस्ट आप सिखा रहे हो बच्चों को, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सिखा रहे हो, उसके अंदर भी परसेंटेज का रोल है। तो मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इनको गणित के लंबे आकार के रूप में भी देखा जा सकता है। और अगर मैं इंग्लिश में इसको बताऊं तो दिखा देता हूं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है भाई। हाँ ठीक है, टोल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। टोल शेप ऑफ मैथमेटिक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। लास्ट है हमारा कि मैथ को, हमारी बच्चे की जो मैथ है, मैथ को क्या क्या चीजें प्रभाव करती हैं। तो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड मैथ को बिल्कुल प्रभाव करता है। रीजन कई बार अच्छी तरह से भी कर सकता है, कई बार बुरी तरह से भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि आपका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इस तरह का होता है, यानी कि आपकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस तरह से होती है जहाँ पे मैथ्स का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे मान लो कोई सब्जी वाले का बच्चा है, ठीक है, तो वो कई बार अपने मम्मी पापा के साथ में सब्जी बेचने जाता है और वो वहां पे उनके गल्ले पे बैठ जाता है, तो वो वहां मैथ की कैलकुलेशन करता है, तो वो उसके लिए पॉजिटिव चीज हो गई। आया समझ में? इसी तरह से आपका मतलब सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, ये बहुत ज्यादा फर्क करता है। इसी तरह से जो टीचर का बिलीव होता है कि शिक्षक का विश्वास क्या है कि मेरे बच्चे सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते, मैं सिखा पाऊंगा या नहीं सिखा पाऊंगा, इन चीजों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसी तरह से स्कूल लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, बच्चों को किस माध्यम में पढ़ाई जाती है। कई बार ऐसे होता है कि कुछ जगह जैसे मान लो मैथ के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इनफैक्ट किसी भी और सब्जेक्ट में, कि आपका जो आप हिंदी माध्यम से और आपको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाता है, या आप अंग्रेजी माध्यम से हिंदी माध्यम में पढ़ाया जाता है, तो आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा और आगे चल जाते हैं। देखिए अब एनसीएफ के अंदर ही अगर मैं आपको बताता हूं तो 3 तरह के उद्देश्य दिए गए हैं हमारे। एक तो है गणित का मुख्य उद्देश्य या गणित के लक्ष्य कह सकते हैं, एक आप उच्च उद्देश्य कह सकते हैं, और लास्ट में आप कह सकते हैं जो आपके संकीर्ण उद्देश्य है। ठीक है, संकीर्ण उद्देश्य यानी कि जो छोटे उद्देश्य हैं। ठीक है, तो इनमें फर्क क्या है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। मेन बात है गणित का जो मेन उद्देश्य है कि हम गणित को आखिर स्कूलों में पढ़ा क्यों रहे हैं, वो हमारा गणित का मुख्य उद्देश्य या गणित का लक्ष्य होता है, ये चीज समझ लेना। फिर उच्च उद्देश्य होते हैं और हमारे संकीर्ण उद्देश्य होते हैं। संकीर्ण उद्देश्य ये कहते हैं कि जो गणित का लक्ष्य पूरा करने में सबसे मेन चीज है, सबसे बेसिक चीज है। ठीक है, बेसिक चीज है, आप ये कह सकते हैं कि यह आपका जो जिन चीजों के ऊपर आप ज्यादा फोकस करते हैं मैथ के अंदर, उन चीजों को हम कह सकते हैं कि आपका संकीर्ण उद्देश्य है, आप बस वही चीज सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो जरूरी भी है बच्चों के लिए। फिर एक आता है उच्च उद्देश्य। उच्च उद्देश्य का मतलब ये होता है जब बच्चे हायर लेवल ऑफ थिंकिंग में प्रवेश कर जाते हैं, जिनसे उनका मुख्य लक्ष्य पूरा हो सके। समझ में आ गया? इसके अंदर उच्च उद्देश्य में और संकीर्ण उद्देश्य में फर्क बस इतना ही है कि संकीर्ण उद्देश्य में बच्चे की जो जो क्षमता है, मानसिक क्षमता है, वो कम यूज होती है, और उच्च उद्देश्यों में ज्यादा यूज होती है। और ये दोनों उद्देश्य किस लिए हैं कि गणित का जो मुख्य लक्ष्य है या मुख्य उद्देश्य है, इसको पूरा करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कह रहे हैं गणितीयकरण की क्षमता करना। गणितीयकरण को इंग्लिश में कहते हैं मैथमेटाइजेशन। इसका मतलब होता है बच्चे गणितीय रूप से सोचें और तर्क दें, तार्किक निष्कर्ष निकाले। अब कई बार आपकी लाइफ के अंदर कुछ इस तरह की चीजें आ जाती हैं जहां पे आपको मैथ्स यूज करना पड़ता है। जैसे कि कई लोग ये कहते हैं कि भैया सीटेट से सरकार की बहुत ज्यादा कमाई हो रही है। ठीक है, बहुत सारे तर्क दिया जाता है इस चीज में, तो वो लोग वो तर्क देते हैं जिनका मैथमेटाइजेशन की क्षमता नहीं है उनके अंदर, उनमें गणितीयकरण की क्षमता का विकास ही नहीं हुआ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर केवीएस के फॉर्म निकलने चाहिए, केवीएस के जब फॉर्म निकलेंगे तो उससे है ना सरकार के पास पैसा आएगा। और जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि केवीएस के पास या सरकार के पास अभी पैसा नहीं है कि वो नए लोगों को ज्यादा भर ले और उनकी फिर तनख्वाह देना शुरू कर दे, लेकिन वो ये कहते हैं सर जब फॉर्म भरे जाएंगे तो उसके बाद में भी तो उनके पास पैसा आएगा और उस पैसे से वो सैलरी दे देंगे। अरे भैया थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखो, समझ रहे हो? तो ये होता है जब डेली लाइफ में भी आप कैलकुलेशन करते हो कि भाई आपका मान लो 500 रुपए का आपने फॉर्म भरा या 1000 रुपए का आपने फॉर्म भरा। 1000 रुपए का फॉर्म भरने वाले बंदे 2 लाख होते हैं। ठीक है,
तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक महीने की सैलरी भी नहीं होगी। अगर मैंने 4-5 हजार अगर फॉर्म निकाल दिए ना, 4 हजार अगर मैंने फॉर्म निकाल दिए टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी के, तो ये एक महीने की सैलरी भी नहीं है बच्चों की। जो हमारे टीचर लगेंगे उनकी एक महीने की सैलरी भी नहीं है ये, जो आप ये कहते हो इतना पैसा आ गया सरकार के पास, इतना पैसा आ गया। समझ में आया? तो ये हमारा होता है गणितीयकरण करने की क्षमता। आगे समझ में? अभी हमने कुछ टाइम पहले केवीएस ने मिलके, जब कोरोना आया था, कोरोना को फंड दिया था, ठीक है, तो वो फंड हमने केवल 500 रुपए या 1000 रुपए इसके आसपास था, मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन वो अपने आप में इतनी बड़ी अमाउंट थी। जब मैंने सोचा कि भाई जो ये लोग ऐसा कहते हैं कि तब, बल्कि मैंने भी पहली बार तभी कैलकुलेशन किया था इस वाले का, ठीक है, उस टाइम पे, क्योंकि ये कह रहे थे कि वैकेंसीज आने वाली है, वैकेंसीज आने वाली हैं, जो कि मखा ये तो वैकेंसीज आ ही नहीं सकती है, जिसके भरोसे ये बैठे हैं कि सरकार हमसे फॉर्म भरवा के पैसा ले लेगी। अब ये जो 2 लाख लोग होते हैं, इसके अंदर से भी अगर देखा जाए तो आधे लोग, कम से कम 50% लोग होते हैं जिनको इसके अंदर छूट मिलती है कि 1000 रुपए का फॉर्म है तो वो केवल 500 रुपए का भरेंगे, ठीक है, तो वो भी लोग होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए। तो ये गणितीय कर्ण की क्षमता बच्चों के अंदर विकसित करनी है, ये गणित का मुख्य उद्देश्य है। फिर कह रहे हैं समस्या सुलझाने का कौशल बढ़ाएंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रही है उनको सुलझाने का कौशल बच्चों के अंदर विकसित करेंगे। फिर कह रहे हैं कि बाल संदर्भ में गणित का संबंध, कि बाल संदर्भ में, बच्चों के संदर्भ में गणित का संबंध कहां कहां हो सकता है। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं मान लो, ठीक है, क्रिकेट खेलते टाइम पे कितने रन और चाहिए भैया तुम्हें, कितनी बॉलों में कितने रन चाहिए, अब हर बॉल पे इसको कितने रन चाहिएंगे, तो ये बाल संबंध बना सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो इस तरह का आपका हो सकता है, मुख्य उद्देश्य है। मतलब जब डेली लाइफ में बच्चे अगर गणित का यूज करना सीख लेंगे तो हमारा यही है कि गणित का मुख्य उद्देश्य, आप यही कह सकते हैं, जब बच्चे डेली लाइफ में गणित का यूज करना सीख लेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं उच्च उद्देश्यों पर। गणित के जो मुख्य उद्देश्य है, या सॉरी उच्च उद्देश्य है, उच्च उद्देश्यों के अंदर 2 चीजें हैं। एक तो बच्चों के जो थिंकिंग होगा, विचारों में होगा, उनके अंदर स्पष्टता होनी चाहिए, समझ लेना इस चीज को। दूसरा, वो जो उनकी जो सोच हो वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को संभाल सके, ठीक है। तो बच्चों की 2 तरह की सोच बच्चे करने लग जाए, एक तो लॉजिकल थिंकिंग उनके अंदर डेवलप हो जाए, दूसरा उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट डेवलप हो जाए। जब एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट और लॉजिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप हो जाएगी तो ये उनको हेल्प करेगी कि बच्चे डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे मैथमेटिक्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारा लास्ट है संकीर्ण उद्देश्य। संकीर्ण उद्देश्य होता है संख्याओं का कौशल और मात्राओं की संख्या, और ये मतलब बच्चों को जो एक्चुअली आप अभी मैथ सिखा रहे हो छोटे बच्चों को, 5वीं तक के बच्चों को, कि जोड़ करो, घटा करो, ये सारी चीजें, ठीक है, तो ये आप सिखा रहे हो। इनके अंदर उनका इतना दिमाग यूज नहीं हो रहा है जो 9वीं 10वीं के अंदर मैथ्स के अंदर होगा, जहां वो ये मानेंगे लेट एक्स, ठीक है। बहुत लोगों का लेवल तो यहीं रह जाता है। यहां कब रह जाता है, जब वो, क्योंकि वो लेट एक्स वाले क्वेश्चन पे तो कभी पहुंच ही नहीं पाते। वो ये कहते हैं हमें सीधा सीधा बता दो, हमें जोड़ना घटाना ये आता है, तो उनका संकीर्ण लक्ष्य आपका पूरा हो चुका है। लेकिन आप अभी उच्च लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़े हो, जहां उच्च लक्ष्य में कहा था, उच्च लक्ष्य में जहां पे आपकी विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग, और आप एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट कर पाओ। अमूर्तता यानी हमारी आंखों के सामने जो नहीं है उसको हम एक्स मान लेते हैं, तो इस तरह के आप चीजें कर पाओ, ठीक है। तो ये दोनों मिलके आपका जब अच्छे हो जाएंगे तो आप अच्छे से अपना डेली लाइफ में भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। बेसिकली हम छोटी क्लास के अंदर संख्या कौशल, मात्राओं की संख्या और संख्या संचालन माप, ये होता है, ठीक है। कि अगर मान लो आपका एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी को यही नहीं पता 2 + 2 4 होते हैं, ठीक है, ये जोड़ना ही नहीं आता, तो भैया उसका कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो यही होगा कि संकीर्ण उद्देश्य ये है, संकीर्ण लक्ष्य ये है, और हमारे उच्च उद्देश्य ये हैं, जो दोनों मिलके मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। तो अब एक लास्ट है कि गणित में भय और असफलता के कारण क्या होते हैं। 4 दिए गए हैं भैया ये, ठीक है, बल्कि आगे और चलो। गणित में भय और असफलता के कारण प्रतीकात्मक संकेत क्या होता है, यहाँ पे एक्स ले लिया, ठीक है, जोड़ को ऐसे लिख दिया, फिर आपको आगे जाके अल्फा, बीटा, गामा, ये सारी चीजें आपको दिखने को मिल जाती है। फिर आपका इसी तरह से आपका पाठ्यक्रम होता है, उसका वो भी एक कारण होता है। फिर होता है शिक्षक की वजह से खराब कक्षा का अनुभव। मैंने बताया कि टीचर बहुत ज्यादा आपका फर्क डालता है कि आपका मैथ्स खराब होने के पीछे 90% टीचर का होता है। टीचर आपको रटवाता है मैथ, या कहता है इसी तरह से क्वेश्चन करो, और वो आपका फर्क पड़ता है। इसी तरह से आप
जो गणित की संरचना है वो भी एक असफलता का कारण है। फिर कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा और गणितीयकरण समस्या समाधान प्रतीकात्मक भाषा। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है वो इस तरह से डेवलप होती है। पहला लेवल होता है एवरीडे लैंग्वेज, फिर हमारा होता है मैथमेटिकल सिचुएशन लैंग्वेज, फिर आपका होता है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर लास्ट में आता है आपका सिंबॉलिक लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब टेस्ट पे चलते हैं। थोड़ा सा मैंने पढ़ा दिया एनसीएफ इनफैक्ट पूरा ही आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मानती है कि चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? यानी कि ये जो विजन है, विजन आपका क्या होता है? विजन आपका मैथ का मैंने बताया जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या था, बच्चे डेली लाइफ के अंदर उसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला कह रहा है खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं की वास्तविक जीवन से जोड़ना, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर आप यहां देखेंगे तो पाठ्य पुस्तक का पुनः लेखन, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा विद्यार्थियों को बहुत सारे कार्य देना, विशेष कोचिंग देना, ये सब कुछ गलत है। ठीक है, तो हमारा पहला ही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब ये थोड़ा सा हमारा टाइप ऑफ लर्नर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर होते हैं जिसमें विजुअल होता है, काइनेस्थेटिक होता है, ऑडिटर होता है, चाक्षुक जो देखकर सीखता है, ये हमारा जो कर सीखता है, ये हमारा जो सुनकर सीखता है। तो अब आप इसके अंदर देखना, इसके अंदर क्या कह रहा है। कह रहे हैं उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग के कुछ 20 कंकड़ लिए और उनके साथ जोड़ने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा। जिन कंकड़ों को जोड़ पाए और जिनको जोड़ नहीं जिनके जोड़े बने और जिनके जोड़े नहीं बने। उमा ने क्या किया? उमा क्या है, तो उमा आपका क्या कर रही है, वो देख के थोड़ी सीख रही है। वो कैसे कर रही है? वो सीख के सीख रही है। ठीक है, वो काइनेस्थेटिक लर्नर है, वो कई गतिक शिक्षार्थी है। मैंने बताया जो चाक्षुक होता है जो देख के सीखता है, एक जो करके सीखता है। यहाँ पे उससे एक्टिविटीज करवा रही है टीचर, तो टीचर वो खुद करके सीख रही है, तो उसका आंसर सेकंड है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पियाजे का सिद्धांत किस तरह की चीजें कहता था। पियाजे का सिद्धांत ये कहता था हर बच्चा अपने रेट से सीखता है। ठीक है, मैं अगर सीख रहा हूं तो मैं अपने हिसाब से सीखूंगा, मुझे बाहर से कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, जो कि आपका ये या किसी हिंट की जरूरत नहीं है। मेरे को जितना टाइम खुद लग रहा है मैं उसमें वो चीज खुद सीखूंगा, ये वाली चीजें थी। और हर बंदे का तरीका अलग तरह का हो सकता है सीखने का। ठीक है, कुछ बच्चे किसी चीज को जल्दी सीख लेंगे, कुछ बच्चों को वही चीज सीखने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली पियाजे ने ये चीजें कही हैं। वही वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं, वाइगोत्स्की ये कहते थे कि भैया ठीक है हम कुछ सिखा रहे हैं तो ठीक है, जो उसको खुद सीख लेगा वो सीख लेगा, वरना दूसरे बच्चों को हम थोड़ा सा हिंट दे देंगे या थोड़े से उनसे कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन कर लेंगे जिससे वो चीजें बच्चा जल्दी सीख लेगा। वहां पे प्रभावित था एमकेओ। ठीक है, एमकेओ और एमकेओ जो हमको स्काफ फोल्डिंग देता था, तो वहां पे एक जेडपीडी बनता था कि जो हम पहले नहीं सीख सकते थे अब हमने सीख लिया, उसके बीच का जो गैप था, तो वो ये वाली बात कहते थे। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको मैंने बता दिया कि पियाजे का विश्वास क्या था। तो अब ये कह रहे हैं कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला विधियों का प्रयोग करना, कहने की क्लास के अंदर बहुत सारी लैब एक्टिविटीज और इनका प्रयोग करना। फिर ये कह रहे हैं सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करना। ये वाली चीज अगर वाइगोत्स्की के हिसाब से होता तो आंसर आता सेकंड, लेकिन क्योंकि ये पियाजे के हिसाब से थे तो इसका आंसर आएगा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि विभेदित अनुदेशन का प्रयोग। अब विभेदिक अनुदेशन का प्रयोग क्या था? एक ही कक्षा में 10 तरह के बच्चे हैं और 10 अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो टीचर उनको 10 अलग अलग तरह की विधियां बताएगा या वो 10 अलग अलग तरह से बच्चे सीखेंगे खुद चीजों को। ठीक है, तो इसी चीज के ऊपर आगे जब आप जाएंगे तो आपका जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी था उसके अंदर भी इस चीज की बात की गई थी कि वहां पे बच्चे अलग अलग तरह से सीखेंगे। ठीक है,
तो हमारी क्लास के अंदर अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है बच्चों के अंदर। तो पियाजे ने भी यही वाली बात कही थी कि हमारे में होती है अलग अलग तरह की, लेकिन हमें हर बच्चे को खुद पे सीखने पे लिए छोड़ देना चाहिए, ठीक है, जहां से वो अपने लेवल पे सीखेगा। तो इसका आंसर आता है तीसरा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखो ये जनरल क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो, कह रहे हैं त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा, पहली बात बताओ डिस्कशन जरूरी है क्लास के अंदर या नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, उससे हमारा जो कंसेप्ट होता है वो और ज्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है। कोई बच्चा कुछ तर्क देता है, कोई बच्चा कुछ तर्क देता है। तो पहला कह रहा है एक दूसरे के विचारों को सुनने में और विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल सही बात, यही हमारा इसका आंसर है। उपेक्षा की जानी चाहिए, ये भी नहीं है। वाद विवाद संबंधी कौशल, नहीं भैया, हम तो कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं ना, ये परसेंटेज का कंसेप्ट के लिए हमने तो करवाया वाद विवाद। वाद विवाद अगर हमें करवाना होता है इसकी, तो वो हमारा हिंदी या इंग्लिश की क्लास में होता है। डिबेटिंग स्किल अगर हमें करवानी होती, और फिर यही वाली बात आ गई कि कक्षा का माहौल खराब कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो पहला हमारा उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग करने विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। वो कह रहा है कि भैया आप अपनी एक जर्नल तैयार करो, एक कॉपी या एक इस तरह की कोई चीज तैयार करो जिसके अंदर आपने लिखा हो कि एप्लीकेशन क्या है, मेरा मैथ कहाँ कहाँ यूज होता है। तो वो क्या कर रहा है, वो शिक्षार्थियों को गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा कर रहा है, वो अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध करवा रहा नहीं, गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता कर रहा है नहीं, गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोगों को में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान और विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की मदद कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखो उसके अंदर क्या चीज है, वो कनेक्ट कर रहा है मैथमेटिकल कंसेप्ट को और उनके एप्लीकेशन को। समझ में आया? यहां क्या है, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। वो कह रहे थे कि उनका प्रयोग, गणित का अनुप्रयोग कहां कहां होता है दैनिक जीवन में। तो वो क्या करना चाह रहा है कि भैया जो कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, मान लो आपने इंटरेस्ट पढ़ लिया, तो इंटरेस्ट पढ़ लिया तो इसका प्रयोग कहां कहां हो रहा है। तो वो जब बैंक अकाउंट अपना देखते हैं या अपने मम्मी पापा का देखते हैं, तो वहां देखते हैं इंटरेस्ट होता है। कई जगह घरों में, जैसे कि अगर मैं हरियाणा वगैरह की बात करता हूं, तो यहाँ पे फाइनेंस का काम चलता है, लोग इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं। तो वहां वो उसको यूज करने की कोशिश करता है, या वो बताता है कि भैया यहाँ होता है हमारे घर में मैडम फाइनेंस है, तो फाइनेंस का काम हम करते हैं, ठीक है, हम ब्याज पे पैसा देते हैं लोगों को, तो हमारे यहाँ इसका काम होता है, तो हम इसको डेली लाइफ में यहाँ यूज कर सकते हैं। तो उसका क्या करा है, उसके प्रयोगों का, उसकी एप्लीकेशन का और उसके उस कंसेप्ट का एक साथ बैठाने के लिए हमने किया है, ठीक है। तो इसका आंसर है चौथा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है? कह रही गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही बात है कि मैथ हर बच्चे को आना चाहिए और हर बच्चे को मैथ आ सकता है, यही वाली चीज है, ठीक है। ना कि ये कि पहले परीक्षा उनकी होनी चाहिए जिनके लिए मैथ्स अच्छा है, ये है वो है, अलग से पाठ्यचर्या अलग होती है और ये होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हालांकि अब क्या हुआ है, 10th क्लास के अंदर ये वाली जो चीज है ना, इसका लागू कर दिया गया है कि 10वीं क्लास में 2 मैथ होंगे, ठीक है। एक तो जिनको मैथ आगे पढ़ना है उनको बेसिक मैथ कह रहे हैं, ठीक है। एक जिनको आगे नहीं पढ़ना है उनको बेसिक मैथ होगा, और एक जिनको आगे पढ़ना है वो होगा, ठीक है। लेकिन एनसीएफ 2005 का भी अगर देखा जाए तो ये था कि कोई बात नहीं है, बच्चे 10वीं तक तो हम सबको मैथ पढ़ा ही रहे हैं ना, तो यही वाली चीज है। तो पहला ही हमारा उत्तर है कि हर बच्चे को मैथ आना ही चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कौन सी होगी, जो मैथ के बारे में बात कर रहे हैं भाई हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास है। तो मैथ की बुक आप वो अच्छी मानते हैं जिसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ऑल कंसेप्ट कैन बी इंट्रोड्यूस थ्रू सिचुएशन, सारे कंसेप्ट है उनको सिचुएशन के हिसाब से इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आपने कभी एनसीईआरटी की किताब देखी हो तो एनसीईआरटी की किताब के अंदर जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक के अंदर हर में स्टोरी कुछ बनाई होगी और उसके अंदर डेली लाइफ में कैसे मैथमेटिक्स यूज होता है उसके लिए होगा। तो ये इसी है। ओनली सोल्ड एग्जाम्पल आर इंक्लूडेड, उन किताबों में केवल सोल्व एग्जाम्पल इंक्लूडेड हो, नहीं केवल की बात आ गई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर कह रहे हैं दे मस्ट बी थिक एंड हैवी, कि वो मोटी और भारी होनी चाहिए, ये भी नहीं है। तो ए और बी यानी कि पहला इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए
ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ये लाइनें ऐसे की ऐसे एनसीएफ से उठाई हुई हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है, ठीक है, लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना, ठीक है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है, तो कह रहे हैं नैरो एम। नैरो एम हमने बात करी थी नैरो एम के बारे में, ठीक है। नैरो एम क्या था, जिसके अंदर हम प्लस माइनस और ये सारी चीजें सीख रहे थे। तो कह रहे हैं यहां गणितीयकरण, गणितीयकरण मैंने आपको बताया था। गणितीयकरण क्या होता है, जब हम लॉजिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष क्या था हमारा, लॉजिकल थिंकिंग, या फिर आप कह सकते हैं कि जो लॉजिकल इन्फ्रेंसेस, लॉजिकल कंक्लूजन, तो ये वाली चीज है आपकी, ठीक है। अनुशीलन करने और अमूर्तता का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे को संसाधनों का विकास करने में, ठीक है। तो इसका आंसर है चौथा। अब ये जो है, ये हमारा वर्गमूल घनमूल निकालना, ये हमारा अगर आप देखेंगे तो किसके अंदर आता है, ये हमारा नैरो एम के अंदर आता है, सीमित लक्ष्य के अंदर आता है। लेकिन यहां पूछा गया था गणितीयकरण का मतलब बताओ भाई आप, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं रचनावादी उपागम यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, वो क्या कहती है, वो कहती है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है, गतिविधियों को शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता, यही इसका आंसर है। आसान था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटे संख्याओं और घड़ी के दो कांटे विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। अगर उनको दो अलग अलग तरह के सिक्के दे दोगे तो उनको पता नहीं चलेगा। इसी तरह के घड़ी के दो कांटे होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, इसको समझने में भी उसको दिक्कत होती है, वो कांटे कहाँ हैं उसकी पोजीशन समझने में भी उसको दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो उसको कह रहे हैं इसी तरह से उसके जो संकेत होते हैं, प्लस माइनस का जो ये संकेत होता है, ये उसको दिखने में समझने में ये दिक्कतें होती हैं। तो इसका निहितार्थ आप क्या करेंगे, उसके सीखने की को क्या प्रभावित कर रहा है, ठीक है। जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वे कौन सी होती है। कमजोर शब्द, देखो शब्द तो आपने लिखा ही नहीं, पुअर वर्बल तो आपने लिखा ही नहीं। चाक्षुक, हाँ चाक्षुक देखने में उसको समस्या है, क्यों, क्योंकि वो बता नहीं पा रहा कौन सा सिक्का कौन सा हमारा अलग है। इसी तरह से वो बता नहीं पा रहा हमारा सिंबल ये इससे अलग है, ठीक है। तो सिंबल ये होते हैं ना आपके, प्लस माइनस भाग गुणा, ये सारे हमारे सिंबल होते हैं, तो वो ये नहीं देख पा रहा है, ठीक है। श्रव्य, सुनाया तो आपने कुछ है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता। फिर कह रहे हैं कमजोर चाक्षुक प्रकरण योग्यता, जैसे चाक्षुक विभेदीकरण। चाक्षुक विभेदीकरण आपने देख लिया, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन आपका कौन सा था, विभेद आप कहां कर रहे थे, जब आप दो सिक्कों में नहीं कर पा रहे थे। स्थानिक संगठन, जब आप स्थानिक संगठन आपका होता है जब आपका पोजीशन या डिस्टेंस की नॉलेज होती है। तो पोजीशन यानी कि जब आप जब सुइयां थी, सुइयों की आपको पोजीशन नहीं पता चल रही थी, तो इसके अंदर। और चाक्षुक संवेदन, विजुअल कोऑर्डिनेशन उसको नहीं आता। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इसको अफेक्ट कर रही है, तो इसका आंसर है सेकंड हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। बाकी में भी देख लेना, यहाँ लैंग्वेज प्रोसेस आ गई। लैंग्वेज प्रोसेस भैया भाषा तो तुमने दी ही नहीं बच्चे को। इसी तरह से मोटर स्किल का मतलब कहां से आ गया, पढ़ना लिखना सीखना कहां से आ गया, बच्चे को तो देखने में ही दिक्कत हो रही है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के लिए खिलाड़ियों के क्रिकेट स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों के इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा, ठीक है। तो ग्राफ बनवा रही है, यह शिक्षिका प्रयास क्या कर रही है, छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने में। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कि उनका वास्तविक जीवन के अंदर उन कंसेप्ट को आप कैसे हेल्प ले सकते हैं। तो ये है आपका, तो यही आंसर था हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के उल्लेख किया गया है कि गणितीय शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है, कि कह रहे हैं एम्बिशियस होना चाहिए। देखो भाई एम्बिशियस जो हमारी चीज कही गई है वो हमारे हायर गोल्स के अंदर कही गई है। देखो हमारे ये तो कुछ है ही नहीं, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स और ये तो है ही नहीं, ठीक है, इसके बारे में एनसीएफ में नहीं कहा गया है। इसके अंदर या तो नैरो गोल है या आपका हायर गोल है। तो जो एम्बिशियस है, एम्बिशियस चीजें यानी कि जो हमारी महत्वाकांक्षी चीजें है वो कौन सी क्या है, जब आपका हायर लेवल ऑफ थिंकिंग आपका ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आप लेट एक्स वाले क्वेश्चन और इस तरह की चीजें आप कर पाते हैं,
ठीक है, आप एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट अमूर्त चिंतन कर पाते हैं, तो वो आपका महत्वाकांक्षी है। तो इसका आंसर है चौथा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति। गणित की लंबी आकृति हमने बात करी थी अभी, टोल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। इसके अंदर क्या था, हमारा एक ही कंसेप्ट, हमारे सारे कंसेप्ट मैथ के अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हमारा टाल शेप ऑफ मैथमेटिक्स था। गणित की लंबी आकृति यही था कि हमारा हर कंसेप्ट गणित से जुड़ा हुआ है, मतलब सॉरी, गणित का हर कंसेप्ट आपस में जुड़ा हुआ है, ये चीज थी। तो कह रहे हैं कि चुनौतीपूर्ण समस्या का हल करना नहीं भैया, गणित में खेलों का सृजन। बिल्कुल सही बात है, क्रिएटिंग मैथमेटिकल गेम्स। मैथमेटिकल गेम्स हमें क्रिएट करने हैं, क्यों? क्योंकि हमारा हर कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो यहां पे हमारा कोई भी गेम बन सकता है इस हिसाब से। तो हमारा आंसर है 2। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। एक सेकंड, बट इसके अंदर तो डायरेक्ट चौथे वाले ऑप्शन में ये भी दे दिया, एक संकल्पना दूसरी संकल्पना बनना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनना, बिल्डिंग वन कंसेप्ट ऑन अनदर। यही है हमारा, ठीक है। मैथमेटिक गेम है वो तो हमारा उसका एप्लीकेशन हो गया, टाल शेप ऑफ मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है। लेकिन इसके अंदर पूछा गया है कि गणित की लंबी आकृति का मतलब बताना है हमें, कि उसकी लंबी आकृति, उसका लंबी आकृति का मतलब क्या है। उसकी लंबी आकृति का मतलब ये है कि हमारा हर कंसेप्ट एक दूसरे कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यही है, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनना, तो ये हमारा इसका उत्तर है, ठीक है। अगर पूछा जाता टाल शेप ऑफ मैथमेटिक्स की आप कुछ एप्लीकेशन बताओ कि इससे आप क्या करोगे, तो आपका हो सकता है क्रिएटिंग मैथमेटिकल गेम। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियों और मात्राओं का मापन। तो मैंने बताया प्राइमरी लेवल पे हम जब संख्याएं सिखाते हैं, मात्राओं का मापन सीखते हैं, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा नैरो एम था, गणित का संकीर्ण उद्देश्य था। हमने बात की थी ना इसके बारे में। तो ये हमारा संकीर्ण उद्देश्य होता है जिसके अंदर हायर लेवल ऑफ थिंकिंग नहीं लगता है, उच्च हमारा चिंतन का यूज नहीं होता है, इस्तेमाल नहीं करते हम उच्च चिंतन का। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि गणित में प्रकरण संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना, परिशुद्धता, लचीलेपन और निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। तो गणित में लचीलापन क्वेश्चन आ गया। मैंने बताया था गणित के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपकी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या था कि हर बच्चा अपना अलग ढंग से कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। आप उसको बाध्य नहीं करेंगे, नहीं भाई मैंने जिस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया तेरे को मैथ का, तू वैसे ही कर, नहीं, वो अपना उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के, तो वो होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं इसके अंदर अगर आप तीसरा ऑप्शन देखते हैं तो एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता, ठीक है, कि मोर देन वन, कि आपका एक से ज्यादा तरह से आप किसी भी एक समस्या को आप कर रहे हो, ठीक है। एबिलिटी टू सोल्व अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम यूजिंग मोर देन वन अप्रोच, एक ही समस्या को वो बच्चा कई तरह से सोल्व कर पा रहा है, ठीक है। तो तीसरा इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये मैंने लास्ट में दिखाया भी था आपको कि हमारी जो भाषा होती है, मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है, उसका क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले रोजमर्रा की भाषा आती है, फिर गणितीय स्थिति भाषा आती है, फिर गणितीय समस्या समाधान की भाषा आती है, और लास्ट में प्रतीकात्मक भाषा आती है। ये मैंने लास्ट में आपको दिखाया था। तो यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया था उससे रिलेटेड है। कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों के गणितीय निष्पादन अवरोध से संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेत है, ठीक है। विजुअल मेमोरी का संकेत बता रहा है कि कौन सा हो सकता है। तो कह रहे हैं गणितीय संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। अब देखो भाई, कह रहे हैं कि आप जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है उनको याद करने में दिक्कत हो रही है उनको। बिल्कुल सही बात है। देखो, जहां मेमोरी की बात हो गई, जहां हमारी स्मृति की बात हो गई, तो वहां याद करने की बात तो आएगी ही, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि, और जहां चाक्षुष की बात हो गई तो वहां जैसे अपने समय बताने में कठिनाई आ गई, तो बच्चा देख ही नहीं पा रहा है, ठीक है। बच्चे को जो सुइया उसको समझ में ही नहीं आ रही है, उनकी पोजीशन क्या है। तो ये सारा ये हमारा पहला आंसर है। जबकि अगर इसमें देखते तो ना इसके अंदर कोई याद करने की बात आ रही है, ना इसके अंदर कोई याद करने की बात आ रही है, ना इसके अंदर कोई याद करने की बात आ रही है, क्योंकि ये चाक्षुष स्मृति से रिलेटेड था। तो इसके अंदर हमारा पहला उत्तर आ जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक
संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। कौन से संदर्भ को? गणितीय चिंतन, मैथमेटिकल थिंकिंग और आइडियाज को, जो हमारी मैथमेटिकल जो थिंकिंग है उनको ही हम जब वास्तविकता में रखते हैं तो वही है हमारा, ठीक है। तो ये 5 तरह से आप रखते हैं इन चीजों को, ठीक है। मॉडल बना दिया, कुछ स्टैटिक पिक्चर कर दिया, कुछ सिंबल आपने रख दिए, कुछ आपने स्पोकन और रिटन लैंग्वेज लिख दी। तो ये आपकी 5 डिफरेंट वेज है टू रिप्रेजेंट योर मैथमेटिकल थिंकिंग, कि आप कुछ मैथमेटिकल थिंकिंग आपकी है, आइडियाज है, उनको दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। अगर बच्चे आपने ये कहा कि मेरे पास 5 थे, अब 5 चीजें और आ गई हैं तो जोड़ के दिखाओ, तो बच्चे ने अगर क्वेश्चन इस तरह से करके दिखाया है तो इसका मतलब क्या है? उसकी मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है। आया समझ में? गणितीय चिंतन। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखो भाई, कह रहे हैं कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासमकता समस्या की ओर संकेत करती है? बहु अनुशासमकता यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये क्या होती है? ये कोई अनुशासन से रिलेटेड नहीं होती, समझ लेना इस चीज को। इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली जो डिसिप्लिन होता है ना, देखो ये जो अनुशासन यहां लिख दिया ना इन्होंने, इतनी घटिया हिंदी ट्रांसलेट की है इसकी कि ये होनी ही नहीं चाहिए, समझ रहे हो। डिसिप्लिन का मतलब इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब होता है अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर आप एक ही चीज को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वो है, तो इसके अंदर आप देखो, पहला कह रहा है भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की पहचान करना। हाँ बिल्कुल, देखो ईवीएस में या फिर आप अगर बड़ी क्लासेस में बात करें तो एसएसटी के अंदर आप झंडे के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल झंडे को आप यूज कर सकते हैं मैथ के लिए भी और इसके लिए भी। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि नैरो एम निकालना है। नैरो एम आपको पता ही है कि नैरो एम आपका क्या हो सकता है, जो हम बच्चों को छोटी क्लासेस के अंदर सिखाते हैं, वो हमारा संख्यानात्मक कौशलों का विकास है, डेवलप न्यूमरेसी रिलेटेड स्किल। ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास के समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। मैंने हमेशा से बताया था कि जो हम होमवर्क करते हैं, तो मैंने वहां बताया था कि हम आपका लर्निंग एक्सटेंशन बोलते थे उसको अब, ठीक है, जब हम लेसन प्लान भी बनाते थे। तो वही चीज है कि प्रैक्टिस टाइम को आप क्या कहेंगे, अभ्यास के समय को आप क्या कहेंगे, तो वो है आपका विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो यही है, प्रोवाइड एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ये हमारा ईवीएस के अंदर भी आया था क्वेश्चन, ईवीएस पेडागोजी में सेम इसी तरह का। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए, कह रहे हैं कि एक शिक्षक गणित के संप्रत्यों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करता है। अब खोज परक उपागम यानी कि आप बच्चे खोज के खुद सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो है। तो कह रहे हैं कि संप्रत्य होते हैं आपके कंसेप्ट, जो भी आपका कोई कंसेप्ट हो सकता है, आपका साधारण ब्याज हो सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज हो सकता है, लाभ हानि कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से आपका कह रहे हैं विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चाओं में शामिल करती है। कह रही है कि उनकी व्यवहारिक क्षमता, जो उनकी आपके जो कंसेप्ट हैं, तो उनको वो यूज कर रही है, ठीक है। उनकी जो मैनिपुलेटिव होती है, यूज मैनिपुलेटिव्स, ठीक है, जो वो मैनिपुलेशन करते हैं। देखो व्यवहारिक क्षमताएं होती क्या है, देखिए अब अगर मैं आपको एक इसका बताऊं तो देखो हिंदी में तो इसको फिर से कुछ और अनुवाद कर रखा है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमता, ठीक है। इंग्लिश के अंदर अगर मैं बताऊं तो यहां मैं देख रहा हूं वो मैनिपुलेटिव अप्रोच की बात नहीं कर रही है, वो कह रही है यूज ऑफ मैनिपुलेटिव। मैनिपुलेटिव हमारे होता है एक तरह का टीएलएम होता है, कोई भी टीएलएम आपका मैनिपुलेटिव हो सकता है, कैसा भी सिंपल आपका हो सकता है। मैनिपुलेटिव आप सर्च करना, आपको पता चल जाएगा कि मैनिपुलेटिव आपकी कोई भी ऐसी चीज होती है जो आप पढ़ाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो वो बच्चों को क्या कर रही है, बच्चों को खोज परक उपागम का प्रयोग कर रही है, मैनिपुलेटिव का उपयोग कर रही है, ठीक है, और वो फिर बच्चों से चर्चा कर रही है। तो वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए कर रही होगी? कह रहे हैं विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमता के विकास के लिए, कि बच्चों के अंदर व्यवहारिक क्षमता का विकास आ जाए, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। सही बात है। देखो जब यहां बात आ गई है, डिस्कस कर रही है, डिस्कस करेगी तो बच्चे अपने अपने लॉजिक देंगे, जब लॉजिक देंगे तो उनका एक अपना सोच विकसित होगी। समझ में आया? तो ये है हमारा आंसर नंबर सेकंड होगा हमारा, क्रिएटिंग अ सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग। दूसरा हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्योतीय
पहेलियाँ जो होती है, पहेलियाँ क्या होता है, ज्योमेट्रिकल पजल, जिसके अंदर आपको कुछ भी दे देते हैं कि भैया आप ये लगा के दिखाओ, ठीक है। इससे आपका क्या होता है, इससे आपका एबिलिटी आपकी जो स्थानिक होती है, स्थानिक यानी कि आपको पोजीशन वगैरह के बारे में पता चलता है, ठीक है। कोई भी आपका हो सकता है, कोई आपको पहेली दे दी कि इसको जोड़ के दिखाओ, जोड़ के दिखाओ मतलब कोई पिक्चर है, पिक्चर को पूरा करने के लिए कह दिया कि एक पूरी पिक्चर है, इसको जोड़ के दिखाओ, तो ये बच्चे बहुत खेलते हैं। तो इसके अंदर क्या है, कौन सी चीज कौन से स्थान पे आएगी, तो ये हमें पता चलती है। तो ये महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता में के संवर्धन में सहायक संवर्धन में सहायक है। सॉरी भाई, ठीक आ गई थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। कह रही है कि भैया गुणा कैसे होता है, मान लो मैं कह रहा हूं कि 2 गुणा 3, तो इसका मतलब होता है 2 जमा 2 जमा 2, ठीक है। या मैं इसको ये कह सकता हूं 3 जमा 3, ठीक है। तो इस तरह से उसने बता दिया, तो ये बार बार जो आपका जोड़ दिया है, ये आपका 6 उत्तर आ गया है, ठीक है। तो ये बता रही है, तो उसने बताया, पहले उसने ये चीज बताई है, उसके बाद में उसने ये वाली बात बताई है, ठीक है, कि 2 जमा 2 जमा 2, 2 जमा 2 जमा 2। एक्चुअली अगर आपको पता हो, जिसको इंग्लिश में टेबल आती है, वो कैसे पढ़ता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। जो आप जा पढ़ते हो ना, जा पढ़ते हो, वो गलत होता है। एक्चुअली होता है 2's आर। देखो एक्चुअली टेबल क्या होता है, 2 1 इज, ठीक है, 2 2's आर, 2 3's आर। क्या होता है, 2 1 हैं, समझ रहे हो, 2 1 है, इसका मतलब जो आप लिखते हो 2 × 1, तो इसका मतलब होता है 2 1 है, 1 + 1 यानी कि 2 1 थे हमारे पास में, तो इसका आंसर क्या होता है 2। फिर कहते हैं 2 2's आर, इसका मतलब क्या होता है 2 2 है हमारे पास, 2 जमा 2। फिर इसका मतलब क्या होता है 2 3's आर, हमारे पास 2 3 है, समझ रहे हो, 2 3's आर, तो हमारा इसका मतलब होता है 3 जमा 3, समझ रहे हो। इसी तरह से होता है 2 4's आर, 2 4's आर। कई जगह ये हो जाता है 2 × 4 = टीचर लिख देता है इस तरह से 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, लेकिन एक्चुअली ये 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 नहीं होता, ये होता है 4 जमा 4, समझ रहे हो, क्योंकि इसका मतलब होता है 2 4's आर। आया समझ में, ये थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये एक्चुअल में होती है। तो जो आप पढ़ते हो जा लगा के, वो जा नहीं होता, वो एस और आर मिल जाता है, जिसमें आर आप खा जाते हो, तो इसी को पढ़ते हो 3's आप बोल देते हो इसको, जबकि होता ही है 3's आर। आगे समझ में, तो इस तरह का चीजें चलती है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो बच्चे को पहले से आता है, मूर्त प्रत्यय संप्रत्यय के रूप में एक मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पट का विकास कर रही है। जो बच्चे को पहले से आता है, जमा पहले से आती थी, अब गुणा के बारे में उसको पढ़ा रही है, तो पहले जमा वाली चीजों को लेके आई है, उसके बाद उसी के अंदर उसको गुणा के साथ जोड़ दिया है। तो ये हमारा सेकंड आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है, उपयोगी क्षमताओं का विकास करना, या क्या है, आप खुद सोच के बताओ। उपयोगी क्षमताओं का है या गणित समझने में सहायता करना है, कुछ सोच के बताओ। मैं भी तो ब्लफ कर सकता हूँ आपको, क्योंकि वहाँ मैं तो नहीं मिलूंगा ना। कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर आप जल्दी जल्दी आंसर बता देते हो, तो इसकी वजह से हमें मौका नहीं मिलता। तो अब मैं देख रहा हूँ आप कैसे करते हो। तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी, मैथमेटाइजेशन, गणितीय प्रतिभाओं, गणितीयकरण, ठीक है, गणितीयकरण था। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप हिंदी में पढ़ोगे तो यहाँ पे गणितीय प्रतिभाएं लिखाई हुई है, लेकिन इंग्लिश के अंदर वही मैथमेटाइजेशन है, ठीक है। तो मैथमेटाइजेशन के मैंने बताया था कि डेवलप करनी है बच्चे के अंदर मैथमेटाइजेशन, यानी गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो यही हमारा आंसर है, तीसरा हमारा उत्तर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता। देखो हमारे एनसीईआरटी ने कुछ लर्निंग आउटकम दिए हैं, अगर आपने नहीं पढ़े तो आपको बता देंगे। वो ये कहते हैं कि हमारा क्या क्या चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए प्राइमरी लेवल तक, ठीक है। तो उसके अंदर
कभी भी हमारा ये नहीं है वर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण और विश्लेषण करना, यानी कि जो ग्रुप डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट करना और उसका क्योंकि हम कभी भी उनको मीन निकालना, मीडियम निकालना, मोड निकालना, ठीक है, माध्य माध्यिका, और ये तो हम कभी 9th 10th में सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है, या कुछ जगह का थोड़ा छोटा मोटा 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ा देते हैं, लेकिन डीप में ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है। आया समझ में? तो ये हम नहीं सिखाते बच्चों को प्राथमिक स्तर पर, तो ये नहीं है, इसका आंसर यही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बाकी आपको ये जो सारी चीज़ें लगेंगी कि सिंबॉलिक नोटेशन, प्लस माइनस गुणा, ये हमारी संख्या संबंधी संक्रियोग करने की भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास, ये हमारा होता है। भिन्न भी हम सिखाते हैं, इसी तरह से हम गणितीय सोच भी उनके अंदर डेवलप करवाते हैं जिससे वो डेली लाइफ के अंदर उसको यूज़ कर पाए, लेकिन कभी भी हम ये चीज़ें नहीं सिखाते बच्चे को। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी क्वेश्चनों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है। मतलब उसको संख्या प्रणाली यानी कि जो नंबर सिस्टम है वो उसको आता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं को हल लिखने में गलतियां करता है। मतलब उसको नंबर कंसेप्ट आता तो है लेकिन उसको लिखना नहीं आता, तो लिखने में उसकी त्रुटि को सुधार करने का सबसे अधिक अच्छा उपचारात्मक उपाय कौन सा होगा, सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक कौन सी होगी, ये करना है। तो कह रहे हैं कि वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं से के साथ संबंध करना। अबे भैया, गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंध है उसका, तभी तो वो ओरली चीजों को बता पा रहा है, ओरली तो वो सोल्व कर रहा है, तो ये तो दिक्कत नहीं है उसको। अगर उसको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो मैं ये उत्तर मानता, लेकिन कॉन्सेप्ट तो उसको आता है। कह रहे उसको एक कार्यपत्र देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई है, उसे वो खाली स्थान पर भर रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। उसको कुछ जगह दे दी कि भाई, क्योंकि उसकी गलतियां होंगी। गलतियां कैसे होंगी आपकी, कि आप अगर बच्चे को पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करना दे दोगे, मान लो, ठीक है, हो सकता है वो पूरा का पूरा उसने रट लिया हो और उस हिसाब से वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा देगा। लेकिन जब आप उसको कहोगे ना फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ो, तो फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि वो लॉजिक समझेगा कि इसके बाद अब ये आना चाहिए, इसके बाद अब ये चीज आएगी, अब ये चीज आएगी, तो ये चीजें वो करेगा। तो ये आपका आंसर है, सेकंड आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। बहुत अगर बेसिक चीज मैं आपको बताऊं, 2+4 अगर आप बच्चे को सिखाते हो, सॉरी 2+4 10 लिख दिया मैंने, 2+4 मान लो 2+6 = 8 है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं एक तो दे रहा हूं 2+6 करके दिखाओ, और दूसरा मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं -6 = 8, बताओ कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बच्चे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ गया समझ में? इसके अंदर बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे 2+6 का, लेकिन उनके अंदर जो उनकी सोच भी होगी और सारी चीजें होगी, जो लिखने में भी उनको गलतियां नहीं होंगी, वो यहां से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे मैन्युपुलेटिव टूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर लर्नर एट प्राइमरी लेवल। मैन्युपुलेटिव टूल आपके क्या होते हैं, ठीक है? सोल्व वर्ड प्रॉब्लम नहीं होता, स्पीड अप मेंटल एंड ओरल कैलकुलेशन ये भी नहीं होता, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए भी नहीं होता, मूल गणितीय संकल्पनाओं की समझ के लिए होते हैं। जो मैन्युपुलेटिव टूल्स होते हैं, जो आप टीएलएम यूज करते हैं, टीएलएम आपका कई बार ऐसा होता है जो आपका इनफैक्ट होता ही क्या है, वो किस लिए होता है, कोई भी आप कंसेप्ट समझाने के लिए टीएलएम यूज करते हो, ना कि जो मैन्युपुलेटिव टूल मैंने बताए थे ना, कोई छोटे छोटी चीजें होती हैं, कोई जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं आपके। मैन्युपुलेटिव्स क्या होते हैं? रियल ऑब्जेक्ट होंगे, रियल में कोई चीज लेके जाओगे, वो आपका चना का दाना भी हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? तो इसका आंसर है चौथा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए। गणित की शिक्षा का केंद्र विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में नहीं, उच्च गणित के लिए तैयारी करना नहीं, गणित में अमूर्त विचार जानना नहीं, कक्ष में दी गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने की में सहायता करना, ये हमारा एनसीएफ कहता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता के विकास पर कहा गया है? समझो इस चीज को। कम्युनिकेशन इन मैथमेटिक्स, संप्रेषण मतलब अपनी बात को आप बता पाओगे, समझा पाओगे, वो कैसे समझा पाओगे? गणितीय विचारों को सुव्यवस्थित करना और संचिष्ट और स्पष्ट करना। जब आपकी जो मैथमेटिकल थिंकिंग होती है वो आप दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पाओगे एक सुव्यवस्थित तरीके में, ऑर्गेनाइज तरीके में, तो वही आपका गणित का संप्रेषण होता है। आपने कोई चीज लिखी और उस चीज को आप लिख के समझा पा रहे हो या बोल के समझा पा रहे हो, तो वो आपकी गणितीय थिंकिंग हो सकती है। समझ में आ गया? तो ये आपका होगा।
अब ये कह रहे हैं इसके अंदर तो इंटरप्रिटेशन है, दंड आरेख बनाने को, अर्थ लगाना ये तो हम चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या था, हम अपनी चीजें कम्युनिकेट कर रहे हैं। देखो यहां चीज समझ रहा है बच्चा, ठीक है, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देता है, यहां उत्तर दे रहा है क्वेश्चन। देखो मैथमेटिकल जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर केवल उत्तर देना नहीं है, ठीक है, उसके अंदर जो मैथमेटिकल थिंकिंग है उसके थ्रू हम उसको कितना ज्यादा सही तरह से, व्यवस्थित तरह से वो बता पा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा सही होता है कि सर ये चीज होती है, ये चीज होती है, इस हिसाब से हमारा ये होना चाहिए, तो वो होगा। तो इसका आंसर हमारा पहला आएगा, ठीक है। कह रहे हैं दूसरों के विचारों का खंडन करना, कभी भी खंडन करना हमारा गणितीय संप्रेषण का भाग नहीं होता। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है। हमने बताया था जब बच्चे को जो इंट्रोडक्शन किताब का दिया जाएगा वो किसी कहानी या इसके हिसाब से दिया जाएगा जो बच्चे के लिए अच्छी होती है, तो उसके अंदर पहला ऑप्शन है कि मोटी और बड़ी किताब होनी चाहिए, नहीं, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए। अब देखो भाई वहां पे हमने पिछले में पढ़ा था कि बहुत से अभ्यास होने चाहिए, ठीक है, लेकिन वहां पे हमने ये भी पढ़ा था कि केवल नहीं होने चाहिए। वो वहां पे हमने ये चीज पढ़ी थी पिछले वाले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन जो हमने पिछले किया था कि हमारा जो कंसेप्ट हो उसको भी बताया गया हो उसके अंदर, ठीक है, तो केवल ना तो उसके अंदर सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हो, ना उसके अंदर केवल अभ्यास हो, नहीं, हमारे लिए दोनों तीनों चीजें हैं। तो अगर तीसरा वाला जब ये है इसके अंदर केवल आ गया, इस वजह से ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमारा आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और चौथे का तो कोई मतलब ही नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है, ठीक है, तो कह रहे हैं बच्चों में सोच विचार करने के गणितीय रूप देना, बिल्कुल सही है। बच्चों को गणित संदर्भ में गणित का वर्णन करना, बिल्कुल सही है। समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ाना, बिल्कुल सही है। गणित में उच्च पढ़ाई की तैयारी करवाना, ये गलत है, ये नहीं हो सकता, ये हमारा मुख्य उद्देश्य कभी था ही नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम वही क्वेश्चन आ गया जो थोड़ी देर पहले हमारा आया था, गणितीय संचारण यानी कि मैथमेटिकल कम्युनिकेशन किससे रिलेटेड है, गणितीय विचारों की समाहित और संगठित करने की क्षमता, ये हमारा उत्तर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, तो पहला आंसर है इसका हमारा। कह रहे हैं कक्षा 1 और 2 में गणित शिक्षण और अधिगम के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, पहले और दूसरे में कोई मतलब नहीं है। कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाए, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है, केवल वाली चीज जहां आ गई वो तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। गणित का अन्य विषय जैसे भाषा, कला और इत्यादि का समकालीन किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हम कई बार जो मैथ होता है, मैथ को हम आर्ट के साथ पढ़ाते हैं, फर्स्ट और सेकंड के अंदर, लैंग्वेज के साथ भी हम पढ़ाते हैं, तो ये हमारा आंसर है इसका तीसरा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा न जाना चाहिए, हायर क्लासेस से, हायर क्लासेस थोड़ी प्रीवियस क्लासेस कहते तो फिर भी बात होती, क्योंकि वहां उनको पहले वो कंसेप्ट पता है जो आप मूर्त से अमूर्त कह सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं संकल्पनाओं को जटिल से सरल के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, नहीं, सरल से जटिल के रूप में होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। फिर कह रहे हैं संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत करा, नहीं, तो मूर्तता से अमूर्त, तो चौथा हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं गणित में भयभीत होने और उसमें असफल होने का क्या कारण नहीं माना जा सकता। सिंबॉलिक नोटेशन हो सकता है, गणित की संरचना हो सकती है, लैंगिक विभेद नहीं हो सकता कि लड़कियों को डर लग रहा है गणित से और लड़कों को नहीं लग रहा, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। लड़कियां भी मैथ्स के अंदर अच्छी होती है, तो ऐसा नहीं होता ये चीजें, ठीक है। तो तीसरा हमारा इसका उत्तर है। और टीचर का रोल तो होता ही है फेलियर में, बच्चा अगर गणित में फेल होता है टीचर बहुत ज्यादा रोल होता है उसका। आसान क्वेश्चन आ गया, कह रहे हैं कि एनसीएफ में गणित शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है, पूछ रहे हैं कि गणित को जीवन बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना, बिल्कुल सही है। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, नहीं, ये गलत है भाई। हायर एजुकेशन और इन तरह की चीजों के बारे में बात करोगे तो वो चीजें गलत है, गणित का कभी भी ये उद्देश्य नहीं था। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य गतिविधि है। अब देखो एक्टिविटी हमारी क्या होती है, एक्टिविटी होती है जिसके अंदर बच्चे खुद कर रहे हैं कुछ,
समझ में आ गया तो यहाँ कह रहा है कि बच्चे द्वारा कविताओं के रूप में गिनती का वाचन, कि बच्चे गिनती को 1 2 3 4 इस तरह से कविताओं के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अगर एक्टिविटी की श्रेणी में डाल लें तो थोड़ा सा डाल सकते हैं इसको। कह रहे हैं बच्चे द्वारा चंपट की नकल करना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बच्चों का अन्वेषण में लगना, एंगेज इन एक्सप्लोरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एनसीएफ कहता है कि बच्चे खुद खोजपूर्ण विधि आपका हो सकता है, ये यहाँ होता है खोज कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो ये तीसरा हमारा आंसर है। यहाँ क्या है, यहाँ वो रटी रटाई चीज को बता रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये आप वो उस लेवल की एक्टिविटी नहीं है जिसके अंदर बच्चे कुछ सीखेंगे नया। ठीक है, तो हमारा तीसरा आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाला गणित। अब देखो कई बार ऐसे होते हैं जो हमारे दुकानदार होते हैं या हमारे दादा नाना इस तरह के लोग थे, दादी थी इनफैक्ट, जो हाँ वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन वो मैथ का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपसे बेहतर तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी हैं। क्या वो सारी चीज़ों के उसके अंदर उपयोगी होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है उनकी कैलकुलेशन किसी एक लॉजिक के हिसाब से चल रही हो और वो कहीं कहीं फिट बैठती हो, तो कहीं कहीं हो सकती है, हर जगह ही यूजफुल होगी वो हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो उसमें अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, नहीं भाई, उनमें स्पष्ट होते हैं वो चीजें, ऐसी नहीं होती। ठीक है, और उनमें वो शुद्ध भी होती है, बिल्कुल सही बात है। तो कह रहे हैं कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षक द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, ये होना चाहिए हमारा। तीसरा इसका आंसर है। कह रहे हैं जो अशिक्षित दुकानदार ने जिस तरह से क्वेश्चन को हल किया है, तो अगर हम क्वेश्चन को हल करवा रहे हैं बच्चों को, तो हम उनको जिस तरह से हमने हल करवा दिया, उसके बाद में हमने उनको बताया कि देखो हमारे यहाँ पे एक दुकानदार था, वो इस चीज़ को ऐसे सोल्व करता था। ठीक है, जैसे अगर मैं बताता हूँ, जब मैं अपने दादी के पास में या दादा के पास में बैठते थे, तो मान लो उनको हमने ये दे दिया कि जोड़ो, आप जोड़ो 47 + 98 जोड़ो। ठीक है, तो वो इसको किस तरह से जोड़ते थे, वो इसको जोड़ते थे कि अच्छा 98 में से इसको 2 दे दिए, यानी ये 100 हो गया, तो ये 145 आ गया, तो डायरेक्ट वो ऐसे जोड़ देते थे। ठीक है, तो हम इस तरह से बच्चों को बता सकते हैं। अब भी जब मैं आपको बताऊंगा ना टाइप ऑफ एडिशन, तो ये एक टाइप ऑफ एडिशन होगा। अगली 3 क्लास और आएंगी आपकी, उसके अंदर मैं इस चीज को भी पढ़ाऊंगा आपको। तो ये अल्टरनेटिव वे ऑफ एडिशन होता है, तो जो बड़े बूढ़े लोग करते थे या इस तरह का करते हैं, हर बंदे का अपना तरीका होता है, हमें उनको सिखाना चाहिए अलग अलग तरीके। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, कि जो उसके भौतिक गुण है, फिजिकल अपीयरेंस है, या जो भी फिजिकल उनके अंदर प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हो सकता है, साइज हो सकता है, शेप हो सकता है, कलर हो सकता है, ये सारी की सारी फिजिकल अपीयरेंसेज और फिजिकल आपका जो आपकी जितनी भी चीजें होती है सबके लिए होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधियां करने के पीछे शिक्षकों का सबसे उचित उद्देश्य क्या होगा, क्या उद्देश्य रहा होगा। कह रहे हैं कि बच्चे अपनी भाषाओं में वस्तुओं को समझने का आनंद लेते हैं, जिससे वे डम शराज खेलने का आनंद लेते हैं। नहीं भैया, डम शराज नहीं खिलाना चाह रहा टीचर उनको खिलाना तो चाह रहा है जिससे उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो। इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो क्या होगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो सीख गए कोई नई चीज, यानी कि कोई मैथमेटिक्स चीज ही सीखते हैं हम, समझ में आया, लेकिन कुछ नई चीजें हम सीख लेते हैं। आया समझ में, मतलब हमारा एम तो वही रहता है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर क्लास के अंदर क्या कर रहा है, अंताक्षरी खिला रहा है, तो कि भाई हम तो बच्चों को, हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग होता है, लर्निंग बाय डूइंग हम बच्चों को सिखा रहे हैं, या हमें कुछ बच्चों को हैप्पी रखना है, खुश रखना है, उनको मजा आए क्लास में, वो करना है, लेकिन ये काम नहीं होता। देखो इन दोनों बातों में डिफरेंस है। हमें एक्टिविटीज वो डेवलप करनी है जिसमें बच्चे को मजा भी आए, लेकिन जो चीज हम उनको पढ़ाना चाह रहे हैं वो उसका वो उद्देश्य भी पूरा हो। आया समझ में, तो इसके अंदर तो वो उद्देश्य है ही नहीं डम शराज खिलाना। कह रहे हैं यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक क्या है, मतलब बच्चों को पता नहीं चल रहा, ये वही वाली चीज है जो मैं अभी आपको बता रहा था, से किसी वस्तु के भौतिक गुणों को निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ का गहन बनाता है। बिल्कुल सही बात है, हमें पूरा भौतिक रूप से हम निरीक्षण कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी चीजों को, तो ये हमारा ऑप्शन पॉजिटिव हो जाता है। तो ये अगला कह रहे हैं कि यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों से
परिचित कराती है। आप समझो, इसके अंदर बहुत अधूरी सी बात कह दी। इसके अंदर कह रहे हैं ये बहुत उपयोगी गतिविधि है। पहली बात तो ये अनौपचारिक रूप से करवाया गया है, ठीक है, तो इसको कोई एक्टिविटी के थ्रू नहीं करवा रहा टीचर, ठीक है। तो ये आसपास की चीजों को कहा गया है उसको, तो वो बहुत मतलब क्लासरूम का कोई काम की तरह नहीं करेगा बच्चा इसको, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे क्या रखा है कि एक बच्चा आकारों से परिचित कराती है, तो केवल आकारों से परिचित नहीं कराती, वो बहुत सारी चीजों जैसे यहाँ का रखा है भौतिक गुणों का निरीक्षण करता है, जिसमें से एक काम होता है आकार भी, ठीक है। आकार के बारे में उनको गहन समझ होती है। तो मैं इसके साथ सेकंड वाले के साथ ही जाऊंगा, ठीक है। खाली समय का सदुपयोग वगैरह तो गलत चीजें होती है, सेकंड आंसर है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। गणितीय भाषा का विकास, गणितीय भाषा का विकास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गणित में समस्या का जवाब देने में सटीकता, ये गलत चीज है भाई। सटीकता के ऊपर हमारा कभी भी नहीं होना चाहिए, तर्क कौशल के ऊपर होना चाहिए, गणित अवधारणाओं की समझ के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट समझे, लॉजिकल रीजनिंग हो उसकी, ठीक है। लेकिन सटीकता, हो सकता है बच्चे गलतियां कर दे, वो तो सटीकता के ऊपर तो हमें कभी जाना ही नहीं है, समझ लेना इस चीज को। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। क्लास लंबी हो रही है लेकिन समझो चार क्लास के अंदर हम कवर करेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं गणित सीखने में कौन सा कथन सही है, साफ दिख रहा है सेकंड कथन हमारा सही है, हर कोई गणित सीख सकता है, सेकंड आंसर है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों का एक विषम समूह कैसे संभालना चाहिए, कि हमारा हिट्रोजीनस ग्रुप है उसको आप कैसे संभालेंगे। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक रख दिया तो आप इसको संभाल पाएंगे क्या, नहीं। कह रहे हैं कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूह में रखकर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सके, यही वाली बात होती है। जब भी हम कभी ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप इस तरह से बनाया जाता है जिससे हमारे अलग अलग तरह के बच्चे हों, वो एक समूह में हो, वो अलग अलग आपका सोशो इकोनॉमिक भी होते हैं, वो अलग अलग इंटेलेक्चुअल लेवल भी उनका अलग अलग होता है, जिससे बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। जो अलग अलग जगह से होगा, कोई हरियाणा से होगा, कोई पंजाब से होगा, ये खाली मैथ के लिए नहीं है, ये हर चीज के लिए है आपका, ठीक है। उसमें बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, ग्रुप एक्टिविटी आपकी पॉसिबल होती है, तो दूसरा इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं गणित में सीखने के लिए के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं कि गणित के अंदर लर्निंग आउटकम क्यों है। कह रहे हैं विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, कि जो वेरियस एजुकेशनल सर्वेज होते हैं उनके अंदर हम ये कहें कि हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं, ऐसा तो नहीं है। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, लर्निंग, यही है हमारा लर्निंग आउटकम। मैंने बताया एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि इस क्लास के अंदर हमारे बच्चे को इतनी चीजें तो आनी ही चाहिए, तो वही है हमारा क्लास वाइज, हमारा कक्षावार हमने कुछ कौशलों को और दक्षता को परिभाषित किया है कि इतना बच्चे को आना चाहिए, तो हमारा लर्निंग आउटकम है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि इनमें से बताओ कौन सा नहीं है। विजुअलाइजेशन हमारा होता है, आकलन हमारा होता है, पक्षांतरण हमारा होता है, कंठस्थ करना हमारा कभी गणित का प्रकरण नहीं है। हालांकि कुछ जगह टेबल्स को कंठस्थ कराया जाता है, लेकिन इसका काम ये नहीं होता। कभी भी आपको टेबल बच्चे को कंठस्थ कराने के लिए नहीं कहनी है। हाँ, बच्चे को प्रैक्टिस इतनी करे, रियल लाइफ में इतना वो यूज करे तो उसको खुद याद हो जाए। जैसे आपने कभी भी 2 + 2 4 याद नहीं किया, लेकिन ये हो गया ना, आपने बैठ के थोड़ी याद किया था। जैसे आप बच्चों को कहते हो सुना तेरा का पहाड़ा, अबे तेरा का पहाड़ा अगर उसको नहीं आता कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर उसकी लाइफ में आप क्वेश्चन इस तरह के डालोगे जिसके अंदर उसका तेरा का पहाड़ा उसका ज्यादा यूज होगा, तो उसको वैसे ही आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए हमारा मेमोराइजेशन कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही बात है। हमने बात की थी कि इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी कक्षा के अंदर अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं जिनके ऊपर दया नहीं करते, जिनके ऊपर ये चीज नहीं करते, लेकिन उनको कुछ अलग एक्स्ट्रा कुछ चीज दे देते हैं। जैसे मैंने विभिन्न वैकल्पिक प्रणाली और साधन कौन से हो सकते हैं। जैसे साधन है जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, अगर इसके अंदर देखा जाए तो जब आपने पढ़ने वाले बच्चों को जिनकी आंखें हैं उनको किताब दे रखी है, तो आप इनके लिए ब्रेल किताब क्यों नहीं ला सकते। समझ रहे हो? तो ये वैकल्पिक होती है, इनको हम एक्चुअली कुछ
एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि इनको कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो भैया आप एक काम करो, सारी क्लास के अंदर ब्रेल की किताबें बांट दो, क्योंकि आपको ब्रेल लिपि नहीं पढ़नी आती तो ऐसे ही तो वो किताबें नहीं पढ़ सकते। तो जो उनके काम की है वो आपके काम की नहीं है, जो आपके काम की है वो उनके काम की नहीं है। तो हमें कुछ अल्टरनेटिव मेथड या अल्टरनेटिव आपका जो रिसोर्सेज है वो देने पड़ेंगे। तो पहला इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। हमारा आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। कि गणित का अध्यापन आपको प्रभावी बनाना है, आप बच्चों को अच्छे से सिखा पाए, इसमें से क्या नहीं होगा। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। नहीं भाई, कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि ये भैया आज हमें 30 मिनट में ये चीज सीखनी ही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ बच्चों को 40 मिनट में समझ आए वो, तो आपको कभी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इसका आंसर पहला है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनसीएफ की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, प्रोसीजरल नॉलेज के ऊपर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों की प्रगामी गणित के लिए तैयार करना होना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं हो सकता। छात्रों को प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। यही है, प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं आप, कौन सा आपका हल हो सकता है। चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना जहां आ गया वो तो हो ही नहीं सकता। विवेचना करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप करना। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है। कंठस्थ करना यहाँ पे भी आ गया, ये नहीं होगा। प्रत्यय त्रुटि विधि हो सकती है, चित्रांकन करना हो सकता है, कंठस्थ करना फिर नहीं होगा। तो भैया ये कंठस्थ यहाँ 3 जगह आ गया था, हमारा आंसर 2 है इस वजह से इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक यानी कि जो हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता। कह रहे हैं गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका का उचित ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। हम लैंग्वेज का भी ध्यान रखते हैं और हम उसके अंदर जो भी डिस्कशन हो रहा है उसका भी ध्यान रखते हैं। बिल्कुल सही है। अध्यापक स्वीकारिता करता है कि दी गई अन्योन क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझते हैं। ये भी सही बात है कि बच्चे अलग अलग तरह से अपनी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की बात है। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, ये गलत है, ये चीज गलत है। ठीक है, कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होंगे, वो हमारा प्राइमरी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा गलत आंसर है, तीसरा उत्तर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, उनको कहा 44। एक्चुअली कई बार ऐसा हो जाता है, तो कुछ ने 44 मतलब 44 लिखा गया, तो उन्होंने क्या लिखा कि सर ये 40 है और ये 4 है, होना ये चाहिए था। ठीक है, 44। हिंदी में ये प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन इंग्लिश में कई बार बच्चों को आ जाती है कि 44 लिखने के लिए कहते हैं, वो 404 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी में तो ये चीज बिल्कुल क्लियर कह रखी है, 44 और 404 में बच्चों को फर्क पड़ता चल जाएगा। लेकिन जब उनको कहा जाता है 44 लिखो, तो 44 इस तरह से लिख देते हैं, 40 4। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है। तो अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे, ये वाली चीज है। तो सबसे पहली तो ये वाली बात है, बच्चों को दिक्कत कहां नहीं है। जब बच्चों को दिक्कत प्लेस वैल्यू समझने में आ रही है, ये बात तो है। ठीक है, तो पहला कह रहे हैं कि उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। सही उत्तर लिखना आपने लिख दिया, उनको समझ में नहीं आया, क्या फायदा। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय में नियम समझाएंगे। विनिमय नियम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। भैया प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज आपका क्या होता है बता देता हूं। मैथमेटिक्स के अंदर आपको मान लो आपके पास में एक लाल कलर की बॉल है और एक ब्लू कलर की बॉल है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि जो लाल कलर की बॉल है ना, या आपकी कोई भी ब्लू जो भी हो, आपका कोई भी दो चीजें होती हैं, उसमें आपको ये कहता है कि ये लाल कलर की बॉल इक्वल है इसके 10 इसके इक्वल है 10 ब्लू कलर की बॉल है। जब आपने देखा हो, अगर आप कभी कहीं लॉटरी वगैरह खेलने गए हो, या किसी जो आपके कसिनो वगैरह चलते हैं गोवा वगैरह में, वहां अगर आप गए हो, या आपने कभी मूवीज वगैरह में देखा हो, तो वहां चिप होती है, एक चिप होगी, या आपका जो एक आप नोट ही देख लीजिए। ठीक है, आपका ये होता है, इसके अंदर भी नोट को आप देख सकते हैं कि भैया 100 के नोट के बदले आपके 10-10 के नोट आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज होता है।
तो आप इस चीज को समझा सकते हैं बच्चों को, ठीक है, उनका कंक्रीट मटेरियल के थ्रू। तो इससे बच्चों को वो चीज पता चलेगी, उनकी प्लेस वैल्यू समझाने के लिए एक्चुअली इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं निम्नलिखित में से गणितीय क्या गणितीय तर्कना सूचक है। क्या आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग हो रही है। तो कह रहे हैं गणितीय संकल्पना की परिभाषा देने की क्षमता। कि बच्चा परिभाषा दे रहा है, नहीं भैया, परिभाषा देना कोई उसकी लॉजिकल रीजनिंग से कोई मतलब नहीं है। गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, बिल्कुल सही बात है, तर्क संगत है बच्चा, तर्क संगत होगा तभी तो उसके अंदर तर्कना आएगी। आया समझ में। तो यही है आंसर हमारा, सेकंड है हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं गणित के अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। कह रहे कि क्वालिटी इननेट होती है, ये गलत है, ठीक है। ये कोई स्वाभाविक नहीं होती कि कोई बच्चा अगर अच्छा है तो हम ये कह देंगे कि ये तो पैदाइश से अच्छा है। नहीं भैया, वो सब सीख सकते हैं। मैथ हमारा प्रैक्टिस का होता है। मैथ हमारा ये होता है कि आपको कैसे पढ़ाया गया है, कैसे आपको समझाया गया है, कितना आपने ध्यान दिया है, इस चीज के ऊपर बात करता है। कभी ये नहीं होती कि वो स्वाभाविक है। आया समझ में। ये चीज मैंने आपको बताई दी थी थोड़ी देर पहले। इननेट नहीं होती, वो सबके अंदर क्वालिटीज होती है। यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखो हाँ अच्छा, देखो यहाँ पे भी अगर आप ऑप्शन देखोगे, टीचर बिलीफ, अध्यापक सीखने के प्रति उसके विचार बिल्कुल संबंधित होते हैं गणित के अधिगम में। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गणित के निष्पादन पर असर होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। विद्यालय में दी जाने वाली निर्देश और भाषा का असर गणित पर पड़ता है, ये भी सही है। समझ में आ गया। ये तीनों चीजें तो मैंने आपको वैसे भी बताई थी। अगर आपको इसका उत्तर नहीं भी पता चलता तो आप वैसे भी इसका आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहमति गणितीय संरचनावाद यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण यानी कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है उसको एग्री करता है, वो बताना हमें, ठीक है। तो गणितीय तथ्यों को सीखने के बारे में है, नहीं, गणित के तथ्यों को सीखने के बारे में नहीं है। गणितज्ञों में सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, पूर्णतया विषय परक है, नहीं भाई। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, जिसको मैंने अभी आपको बताया था, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। जब मैंने एनसीएफ पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था। तो इसका आंसर है 4 हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं ये बताओ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर कौन सा किस चीज का भाग नहीं है। टेसिलेशन हमारा होता है, सिमेट्री भी हम सिखाते हैं, पैटर्न भी हम बच्चों को सिखाते हैं। अगर तीसरी चौथी पांचवी तक की आप किताब उठा लोगे, तीनों टॉपिक होते हैं। रेशोज हम बच्चे को नहीं सिखाते इस टाइम पे, रेशोज छठी सातवीं में आता है, ठीक है। तो ये उस टाइम का है, ये हमारा प्राथमिक स्तर पर नहीं सिखाया जाता बच्चों को। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, नहीं भैया। गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, यही हमारा आंसर है, तीसरा हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। लिंग हो सकता है क्या? लिंग कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा हाँ, सॉरी, इसमें मैंने ये पढ़ लिया कि क्या हो सकता है, सॉरी क्या नहीं हो सकता। तो लिंग तो नहीं हो सकता हमारा। गणित का स्वरूप, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये बिल्कुल हमारा अफेक्ट करता है। हमने बात करी थी कि गणित को क्या अफेक्ट करता है, तो उसके अंदर हमने बात की थी टीचर अफेक्ट करता है। उसके अंदर हमने बात की थी कि जो टीचर का विश्वास है वो अफेक्ट करता है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ये अफेक्ट करती है। तो ये हो सकता है हमारा, ठीक है। ये हमारा अंडर अचीवमेंट कम होने का कारण भी हो सकता है और ज्यादा होने का कारण भी हो सकता है। दूसरा आंसर हमारा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं मेजर एस्पेक्ट ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लेसन, परिपरीक्षा आधारित पाठ्य योजना का मुख्य। देखो भाई, अगर हिंदी में आप देखोगे तो ये परिपरीक्षा लिखी हुई है, तो हो सकता है आपको मतलब ना पता चले। लेकिन जब आप इंक्वायरी बेस्ड की बात करते हो, तो इंक्वायरी में जब हम कुछ ढूंढते हैं, जब कुछ पूछते हैं, कुछ आप पता करते हैं, तो वो होता है आपका। तो इसका आंसर होना चाहिए खोज परख कार्य। आया समझ में। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं प्राय देखा गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों
को शाब्दिक प्रश्न को समझने में कठिनाई होती है, तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। शाब्दिक प्रश्नों को मातृभाषा में भी प्रस्तुत किया जाए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई बच्चों से क्वेश्चन पूछा तो वो समझ नहीं पाए, लेकिन वो बच्चे क्वेश्चन क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि उनको आपकी भाषा ही समझ नहीं आ रही। तो ये आपका पहला उत्तर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं अच्छी पाठ्य पुस्तक बताओ आपका, अच्छी पाठ्य पुस्तक आपकी कौन सी होनी चाहिए? कह रहे हैं बहुत सारे अभ्यास के लिए प्रश्न दिए जाने चाहिए। चलो ये हो सकता है। रंगीन चित्र होना चाहिए, नहीं। बहुत सारे उदाहरण हो और हल के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए, ये थोड़ा सा हो सकता है। अब देखो ये चीजें भी होनी चाहिए, ये चीजें भी होनी चाहिए। कह रहे हैं बच्चे की दैनिक जीवन में गणितीय संकल्पनाओं को संबंधित किया जाना चाहिए। चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? तो ये है हमारा आंसर है, चौथा है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं यह पाया गया कि प्राथमिक स्तर पर गणितीय संकल्पनाओं को समझने में खेल सहायक होते हैं, क्योंकि खेल किस लिए होते हैं? कक्षा में निरस्तता को भंग करते हैं। नहीं भैया, निरस्तता और ये चीजें हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। जब हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ के अंदर हमें कुछ नई नई चीजें सिखानी है उनको, समझ में आया? तो वो चीज नहीं है। कक्षा में प्रबंधन में सहायक होते हैं। अब जिसके अंदर ये आ जाए निरस्तता को प्रभावित करते हैं, या फिर आपका आ जाए कक्षा प्रबंध के लिए अच्छे होते हैं, या डिसिप्लिन के अच्छे होते हैं, वो तो हो ही नहीं सकता। फिर ये आ गया आमोद प्रमोद उपलब्ध कराते हैं, ये नहीं। संकल्पनाओं के प्रसारण का अवसर उपलब्ध कराते हैं, ये हमारा आंसर है। चौथा हमारा इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं कक्षा 4 में एक विद्यार्थी भिन्न का एक प्रश्न ऐसे करता है कि 2/3 घटा 1/3, तो उसने लिख दिया 1/0। तो अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? भिन्न की किट आपकी फ्रैक्शनल डिस्क आती है, आपको पता होना चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्क आती है, इसके बारे में मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा जब हम TLM करेंगे। तो उसको या कागज को मोड़कर पेपर फोल्डिंग एक्टिविटीज के भी थ्रू आप इसको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उसको करके दिखाएंगे। देखो आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, पेपर फोल्डिंग से कैसे होगा कि आपने एक लंबा शीट ली और उस लंबी शीट को आपने 3 जगह फोल्ड कर लिया। तो ये जो एक पार्ट बना ये 1/3 है, आगे समझ में, और ये 2/3 है। तो आप बच्चे को क्या कहेंगे कि भैया अब ये बता, ये 1/3, ये तेरा 2/3 है, तो आपने कहा कि अब इसको फोल्ड कर दे, इस वाले चीज को इसके ऊपर फोल्ड करेगा तो वो यहां आ जाएगी। आया समझ में? अब बता कितना बचा? वो कहेगा सर 1/3 बचा, ये हिस्सा बचा, इस हिस्से को क्या कहते हैं? 1/3 कहते हैं। तो इस तरह से हम उनको समझा देंगे। ये हमारा पहला आंसर है इसका, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। मुझे पता है लगभग 1.25 घंटे चल गई, पर कम से कम पहले 20 मिनट 15 मिनट तो मैंने आपको NCF ही समझाया था। क्वेश्चन करवाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे कर लिए हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक और आप देख रहे थे TCF प्रतीक मलिक। 62 क्वेश्चन किए हमने लगभग, आपका कह सकते हैं आपका 76 मिनट में। धन्यवाद दोस्तों।